नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का यूपीएससी पेट की इस क्लास में हम बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज से यूपीएससी पेट में अगर हम देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है उसमें आज हम नए टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने जो इसका पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही अच्छे से 6 क्लासों में संपूर्ण किया था। तो आज इस नई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बात करें तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा तो अवश्य देखिएगा। और बात करें तो यह हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है यह आपका लगभग सारे एग्जाम में यह सब्जेक्ट पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और ये जो टॉपिक चल रहा है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक कल्चर से, वैदिक संस्कृति से पूछा जाता है। तो ये अगर देखें तो यह सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम के लिए आपका उपयोगी है। और मेरा जो प्रयास है वह है कि बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में आपको बताया जाए ताकि आप कोई भी पेपर दें, चाहे पीसीएस लेवल हो, चाहे यूपीएससी का हो, जो भी हो, तो यहाँ से आपको यूपीएससी प्री पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि जितना पढ़ा जाए अच्छे से पढ़ा जाए। तो आज हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इस नए टॉपिक में आपको जो सिलेबस में दिया गया है वह है वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर की बात करें तो इसमें वैदिक कल्चर में आपको पढ़ना है और या सिर्फ सिलेबस में वैदिक कल्चर लिखा है, यानी इसको आप गहनता से पढ़िए क्योंकि यहाँ से पूरे वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाएगा। तो हम इस टॉपिक को भी बहुत डिटेल में करेंगे। फिलहाल आज की चर्चा को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहूँगा, जो भाई बहन चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि अगर कोई क्लास आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। और सेशन को पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ये बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है इसको देख के आप चिंतित मत होइएगा। इस बोर्ड के इतर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई जाती हैं। ये इस पे लिखने का उद्देश्य अपनी सरलता है, साथ साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सरलता हो, इसलिए यह लिखा जाता है। तो बोर्ड पे ना जाते हुए आपको पूरी क्लास देखनी है तभी आप समझ पाएंगे। इस क्लास की गुणवत्ता और इसका मूल्यांकन आप लास्ट में तभी कर पाएंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वैदिक कल्चर सिलेबस में दिया है वैदिक कल्चर, और वैदिक कल्चर में आपको ध्यान रखना है वैदिक कल्चर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जो आपकी वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो आपको पता है मैंने सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही अच्छे से उसको कंप्लीट किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता उत्पन्न हुई वह कौन सी थी? वैदिक सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें ज़्यादातर जो उसके पतन का कारण है वह क्या बताया जाता है? तो वहाँ पे आपको बताया जाता है जलवायु परिवर्तन। तो जो भी कारण रहे हों, जलवायु परिवर्तन के भी साक्ष्य मिले हैं। और कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके पतन के पीछे आर्यों का हाथ था। आर्यों ने आक्रमण किया। और मार्टिन व्हीलर तो कहते हैं कि यहाँ पे जो इंद्रदेव हैं, इंद्र भगवान, उन्होंने आक्रमण किया। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे इंद्रदेव भगवान को मानते हैं कौन? आपके मार्टिन व्हीलर। तो आर्यों के आक्रमण को भी कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बताते हैं। आर्य कौन है? आर्य वही है जिन्होंने वैदिक संस्कृति की स्थापना की, वैदिक सभ्यता की स्थापना की। तो आज हम इसमें अब देखते हैं वैदिक कल्चर में। तो मैंने बता दिया इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उस सिविलाइजेशन के बाद में नई जो सभ्यता पनपी वह कौन सी थी? आपकी वैदिक सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता में अगर देखें तो आप क्या अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता थी। नगरीय थे, काफी विकसित नगर के रूप में हमने देखा है, पिछली क्लासेस में हमने चर्चा की है। तो विकसित नगरीय सभ्यता थी जिसमें अगर बात करें तो वह जो हखरा घग्गर नदी है, यानी घग्गर नदी को ही आगे चल के पाकिस्तान क्षेत्र में जब पहुंचती है तो उसको हम हकरा बोलते हैं। तो हकरा और घग्गर नदियों के मध्य संपूर्ण सैद्ध सभ्यता का 80% भाग समाहित था। यानी घग्गर नदी जिसको पुरानी सरस्वती, इस हकरा घग्गर नदी को आप कुछ विद्वान
क्या मानते हैं कि ये जो सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो गई है, उसके कुछ अवशेष जो बचे हुए हैं वही हकरा घग्गर नदी है। तो हकरा और घग्गर नदी एक ही नदी है, हकरा घग्गर बोलते हैं संयुक्त रूप से। हकरा घग्गर नदी के अंतर्गत 80% सिंधु सभ्यता का क्षेत्र समाहित था। और अगर बात करें तो यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि देखें अगर तो इस वैदिक सभ्यता में आपको यह प्रथम भारतीय ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, या प्रथम ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। और ये सभ्यता अगर ऋग्वेद के अनुसार बात करें तो यह सभ्यता सप्त सिंधु प्रदेश में यह सभ्यता पनपी, ये आपका ऋग्वेद के अनुसार है। तो ऋग्वेद के अनुसार सप्त सिंधु प्रदेश में आपका जो है ये निवास था किसका, आर्यों का। तो इस संस्था के या इस सभ्यता के स्थापना करने वाले कौन थे, आर्य थे। अब आर्य कौन थे, आर्य थे। आर्य कौन थे, आर्य की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। आर्य की अगर देखें तो आर्य किसे कहते हैं, आर्य किसे कहते हैं, तो आर्य का जो संधि विच्छेद करने पर यह प्राप्त होता है अरिधन यह, अरिधन यह। तो अरिधन यह ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर बात करें तो इसका जो अर्थ होता है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द। और इसका अर्थ जो होता है वह होता है उच्च कुल में उत्पन्न। क्या होता है, उच्च कुल में उत्पन्न। यह आपका सुसंस्कृत जो उसके अंदर सुसंस्कृत है और उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है, तो उसी को आर्य बोलते हैं। यह शाब्दिक अर्थ है, संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें अगर देखें तो वैदिक सभ्यता में आर्य इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो आर्य कौन थे, अब इसको लेकर आर्य कहाँ से आए, बहुत सारा जो है यहाँ पे वो आपका अनेक विद्वानों की व्याख्या आती है कि आर्य कहाँ से आए, कौन थे। तो आर्य की परिभाषा आपको ध्यान रखना है, आर्य का शाब्दिक अर्थ याद रखना है। तो आर्य जो है इनका मतलब होता है सुसंस्कृत या उच्च कुल में उत्पन्न। और अगर बात करें संस्कृत भाषा का शब्द है, और आर्य प्लस या इसका संधि विच्छेद होता है, और इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है। अब बात करें तो यह आर्य की अगर बात करें तो यह कौन सी मानव जाति से संबंधित है, तो ये आपका जो है ये नॉर्डिक जो जाति है उसमें आपको ध्यान रखना है, नॉर्डिक उप जाति की सफेद उपजाति से संबंधित है। नॉर्डिक जाति की सफेद उपजाति से संबंधित है, तो ध्यान रखना है। आर्य जो थे नॉर्डिक शाखा के सफेद उपजाति के मानव समूह के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि आर्य कौन किसके अंतर्गत माने जाते हैं, नॉर्डिक शाखा के आपके सफेद व्हाइट कलर के जो उपजातियां हैं उस मानव समूह में ये आते हैं। और आर्य का अर्थ ध्यान रखना है, आर्य कौन थे ये ध्यान रखना है। अब इसमें आपका जो विद्वानों में मतभेद चलता है कि आर्य आए कहाँ से, आर्य आए कहाँ से, तो आपको इसमें यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आर्य कहाँ से आए हैं, इसमें अनेक विद्वानों का अनेक मत है कि आर्य, कुछ लोग कहते हैं आर्य तिब्बत से आए, कुछ लोग उत्तरी ध्रुव बताते हैं, कुछ लोग पामीर का पठार बताते हैं, कुछ लोग दक्षिण रूस बताते हैं। तो अनेक लोगों का अनेक मत है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो पहले हम देख लेते हैं वैदिक जो सभ्यता थी वह उसका समय काल क्या माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता में आपको ध्यान रखना है, ये पूरे वैदिक सभ्यता की बात हो रही है। तो इसका जो समय काल माना जाता है वह 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आपको मैंने बताया था कि जो आपकी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक यह समय काल बहुत प्रमाणिक साथ साथ में सर्वमान्य है। ज्यादातर लोगों का जो मान्यता है वह यही है कि 2500 से लेके आपका जो है 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता विराजमान थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यह आपका जो 1500 ईसा पूर्व से लेके आपका 600 ईसा पूर्व तक
का जो समय काल है वो वैदिक सभ्यता का समय काल माना जाता है। इसमें ऋग वैदिक काल साथ साथ में उत्तर वैदिक काल दोनों की बात हो रही है। संपूर्ण वैदिक सभ्यता जो थी विराजमान थी 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक थी। अब आ जाते हैं आर्यों का मूल स्थान क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे विद्वान हैं जिनका मत है, इनका मत है क्या, इनका मत है कि ये तिब्बत के क्षेत्र से ये आए थे आर्य। मूल स्थान तिब्बत के क्षेत्र को मानते हैं आर्यों का स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इसको ध्यान रखिएगा। बात करें तो बाल गंगाधर तिलक बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से ये जो आर्यों का मूल स्थान है वह उत्तरी ध्रुव मानते हैं। उत्तरी ध्रुव पे जो हिम आच्छादित क्षेत्र है, 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होते हैं वहां पे, और संपूर्ण जो उत्तरी ध्रुव है वह हिमों से पूरा आच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। तो उसको बाल गंगाधर तिलक आर्यों का निवास स्थान बताते हैं, मूल स्थान बताते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। और इन्होंने कहा क्यों, इन्होंने क्यों कहा कि जो आर्य थे वह उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, इसलिए कहा ताकि, इसमें ध्यान रखिएगा, इन्होंने इनको आधार क्या बनाया, जिंद अवेस्ता जो एक ईरानी भाषा का ग्रंथ है, जिंद अवेस्ता में ग्रंथ में इसमें उल्लेखित है कि आर्यों का मूल निवास वह स्थान है जहां 6 माह दिन 6 माह रात्रि होती है। तो इसी आधार पर इन्होंने कह दिया कि जो आर्यों का मूल स्थान है वह क्या है, वह आपका उत्तरी ध्रुव है। तो बाल गंगाधर तिलक का यह कथन क्या या इनका मत मानिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगले जो विद्वान है मैक्स मूलर, मैक्स मूलर जो है ये मध्य एशिया को मानते हैं आर्यों का मूल स्थान, और ये सर्वमान्य ये मत है। इसमें अनेक विद्वान इनके, मैक्स मूलर जो जर्मन विद्वान थे, तो मैक्स मूलर के विचारों से अनेक विद्वान सहमत हैं कि जो आर्यों का मूल स्थान है वह मध्य एशिया ही है। और मध्य एशिया होने के कारण इनके पीछे भी ये ठोस प्रमाण के रूप में इसको मानते हैं, अपना मत देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मध्य एशिया में से जो बोगज कोई अभिलेख प्राप्त होता है, जो इंडो ईरानी भाषा का अभिलेख यह प्राप्त होता है बोगज कोई, तो बोगज कोई अभिलेख में जो आपके ऋग्वेद के 4 प्रमुख देवता हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासक थे, इन जो देवताओं का उल्लेख इस बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। इसी आधार पर मैक्स मूलर मानते हैं कि मध्य एशिया ही इन आर्यों की जो है निवास स्थली है या मूल स्थान है। तो मैक्स मूलर का मत सर्वाधिक मान्य है, और सर्वाधिक मान्य है, अनेक विद्वान इनके विचारों से सहमति अपनी रखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्स मूलर को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें अगले विद्वान जो हैं अविनाश चंद्रा बोस नाम है इनका। अविनाश चंद्रा बोस ये मानते हैं कि सप्त सैंधो प्रदेश आर्यों का मूल स्थान है। सप्त सैंधो प्रदेश को आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। हालांकि ऋग्वेद में सप्त सैंधो प्रदेश जो आर्यों का निवास स्थल के रूप में वहां उल्लेख मिलता है। तो ये जो आपके रामचंद्र, ये आपके हैं अविनाश चंद्र बोस, ये सप्त सैंधो प्रदेश मानते हैं, सप्त सैंधो प्रदेश। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो मत है वह है राजबली पांडे का। ये जो मानते हैं ये मध्य प्रदेश मानते हैं, मध्य भारत का प्रदेश जो है उसको आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। कौन? राजबली पांडे। फिर है अगले गंगानाथ झा भी ब्रह्म ऋषि प्रदेश को मानते हैं, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, इसको ध्यान रखिएगा, ब्रह्म ऋषि प्रदेश मानते हैं गंगानाथ झा। सरस्वती और उसके मध्य के जो पवित्र स्थल हैं ब्रह्म ऋषि प्रदेश जिनको बोलते हैं। सप्त सैंधो प्रदेश आपका जो है सिंधु नदी के आसपास के जितनी नदियों के आसपास के जितने क्षेत्र हैं सप्त सैंधो प्रदेश कहलाते हैं। तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश को मानते हैं गंगानाथ झा का मत है कि जो आर्य हैं वह ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए थे। फिर एक है विद्वान पेंका एंड हट, विदेशी विद्वान। इन्होंने माना कि जो जर्मनी आर्यों का मूल स्थान है। पेंका एवं हट ये विदेशी विद्वान है, इन्होंने जर्मनी को आर्यों का मूल स्थान माना है। और उसके बाद बात करें तो गाइल्स और आगे बढ़ जाते हैं, तो गाइल्स और आगे बढ़ते हुए डेन्यूब नदी तक पहुंच जाते हैं। तो ये हंगरी व डेन्यूब नदी घाटी को आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। कौन? गाइल्स, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं
और आगे देखते हैं आपका जो है। चलिए, अब गाइल्स के बाद में आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे विद्वान हैं इनका नाम मैं लिख रहा हूँ। गाइल्स के बाद आपको ध्यान रखना है और भी अनेक विद्वान हैं, कौन सा प्रमाणिक मत है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अनेक अलग अलग विद्वानों के अलग अलग जो है मत है, इसको ध्यान रखना है। तो गाइल्स तक का काम खत्म होता है हमारा। गाइल्स, अब अगले जो विद्वान हैं इनका नाम है नेहरिंग एंड गार्डन चाइल्ड। नेहरिंग एंड गार्डन चाइल्ड। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं आर्यों का जो मूल स्थान है वो क्या है, वह है दक्षिणी रूस। दक्षिणी रूस बताते हैं कौन? नेहरिंग एंड गार्डन चाइल्ड। तो आर्यों का मूल स्थान दक्षिणी रूस बताते हैं नेहरिंग एंड गार्डन चाइल्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तो अगले विद्वान को हम देखते हैं, और अगले विद्वान हैं एडवर्ड मेयर। अगले विद्वान हैं, तो 8 नंबर तक हो चुका था। 9वें विद्वान ये थे, 9वें जिसमें 2 लोग हैं। 10वें विद्वान को ध्यान रखिएगा, आपका जो एडवर्ड मेयर है। एडवर्ड मेयर, एडवर्ड मेयर कहते हैं कि जो आपके आर्य थे वह पामीर के पठार से आए थे। पामीर का पठार आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कौन? एडवर्ड मेयर। उसके बाद 11वें विद्वान, विद्वान क्या, विद्वानों का क्रम यहाँ समाप्त होता है। एनसीईआरटी हम बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो बुक में आर्यों का मूल स्थान माना गया है, आपका ध्यान रखना है आपको, यूरेशिया। क्या माना गया है एनसीईआरटी में? यूरेशिया। यूरोप और एशिया के मध्य जो है वो क्षेत्र, उनको माना है। और इसमें खासकर आपको ध्यान रखना है आल्प्स। आल्प्स जो पर्वत है, उस पर्वत के पूर्व में, तो यूरेशिया आपको ध्यान रखना है। यूरेशिया एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो आर्यों का मूल स्थान है वह है यूरेशिया। और यूरेशिया में कहाँ पे? आल्प्स पर्वत के पूर्व दिशा में ये मूल स्थान आर्यों का था। ऐसा अनेक विद्वानों का मत है, लेकिन आपको मैक्स मूलर वाला विशेषकर याद रखना है, क्योंकि मध्य एशिया ही अनेक लोगों का सर्वमान्य जो मत है वह मध्य एशिया ही माना जाता है। तो आर्यों की परिभाषा हो गई, आर्यों का शाब्दिक अर्थ हो गया, कहाँ से ये आए। चूंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आर्य ही वैदिक संस्कृति, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के जो जनक या संस्थापक माने जाते हैं। तो इसीलिए इस आर्यों पर चर्चा करना इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ही अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मैचिंग के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आर्यों का मूल स्थान एक तरफ दे दिया गया, मत दे दिया गया, विद्वान का नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब हम बढ़ेंगे, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बोगस कोई अभिलेख। ये अभिलेख इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस अभिलेख की बात करें तो यह जो है, यह अभिलेख कहाँ पे प्राप्त हुआ? एशिया माइनर, जो ईरान है और ईरान के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां से प्राप्त हुआ यह अभिलेख। इसकी खोज की 1907 में हुइगो ने खोज की इस अभिलेख की। और इसमें आपको ध्यान रखना है, यह अभिलेख एक संधि के रूप में, एक ट्रीटी के रूप में इस अभिलेख पर उत्कीर्ण कुछ बातें हैं। और यह संधि किसके किसके बीच हुई है? तो इसमें मितानी शासक मात्यूजा, ठीक है, और ईरानी यानी मितातई शासक हैं सबली ल्यूमा। इन दोनों के मध्य नाम थोड़ा सा जो है अजीब सा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह एक संधि अभिलेख है जिसमें मितानी शासक मात्यूजा और ईरानी मितातई शासक जो सबली ल्यूमा है, इनके मध्य में यह संधि हुई थी। और यह 1400 ईसा पूर्व के आसपास का यह अभिलेख माना जाता है। मैंने बता दिया कि 1500 ईसा पूर्व से आपका जो वैदिक सभ्यता है वह स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, और 600 ईसा पूर्व तक वैदिक एज को हम डिफाइन करते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। और बात करें तो इसकी भाषा इंडो ईरानी है, और इस भाषा के इंडो ईरानी होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि
यह भारतीय तथा ईरानी आर्य के एक साथ रहने का जो है यहाँ पे स्थान माना जा सकता है इस मैनर को। यानी यहाँ पे भारतीय तथा ईरानी आर्य दोनों एक साथ रहते थे, इसीलिए इस अभिलेख का जो भाषा है वह इंडो ईरानी है। इसी अभिलेख में सबसे पहले लौहयुगीन सभ्यता, मैंने बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह पाषाण सभ्यता, साथ साथ में लौहयुगीन सभ्यता के मध्य की सभ्यता जिसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और लौह युगीन सभ्यता का जो उदाहरण है वह वैदिक एज है या वैदिक सिविलाइजेशन है, और जो कांस्य युगीन सभ्यता का उदाहरण है वह क्या है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यह अभिलेख सबसे पहले लौह युगीन सभ्यता के बारे में जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। और इस अभिलेख में मैंने बता दिया ऋग्वेद में जो वर्णित 4 देवता हैं, ऋग्वेद में बहुत सारे देवताओं का उल्लेख है, लेकिन जितने भी देवता जो है, जिन देवताओं का उल्लेख है वहां से 4 देवताओं का उल्लेख इस बोगज कोई अभिलेख में भी है। यानी ऋग्वेद में वर्णित 4 देवताओं कौन कौन से, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, अरुण नाम ध्यान रखना है, अरुण। तो इस अभिलेख में ऋग्वेद में वर्णित 4 देवताओं इंद्र, मित्र, अरुण और नासत्य, इनका उल्लेख इस अभिलेख पे मिलता है, इसको भी ध्यान रखिए। इसीलिए यह अभिलेख जो एक आपका साक्ष्यों के रूप में वैदिक सभ्यता, वैसे तो वैदिक जो ग्रंथ है ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, ये ग्रंथ ही काफी हैं इस सभ्यता के प्रमाण के रूप में, लेकिन बोगज कोई अभिलेख भी कहीं ना कहीं हमारे भारतीय इतिहास को, वैदिक सभ्यता को भी प्रमाणित करता है। तो बोगज कोई अभिलेख इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इस अभिलेख के बारे में थोड़ा बहुत जानना आपके लिए जरूरी है। तो इस अभिलेख में ऋग्वेद के 4 देवताओं का उल्लेख है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इस बात को आपको ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अगर बात करें तो ये संपूर्ण वैदिक सभ्यता की बात थी। अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, वैदिक सभ्यता को कैसे डिवाइड करते हैं। आपने पढ़ा होगा ये जो है वैदिक सभ्यता, तो बात करें यहाँ पे वैदिक सभ्यता को डिवाइड करते हैं कैसे। वैदिक सभ्यता जो कि 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलती है। इसको आपको 2 भागों में लेकर चलना है, कैसे कैसे लेकर चलना है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये है ऋग वैदिक काल, क्या है, ऋग वैदिक काल, और ये है, इसको लेंगे उत्तर वैदिक काल। एक एक काल की चर्चा करेंगे, दोनों की अलग अलग चर्चा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋग वैदिक काल में जो आपका ऋग्वेद की रचना हुई, इसमें और उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, चाहे वो आर्थिक जीवन की बात हो, चाहे सामाजिक जीवन की बात हो, चाहे धार्मिक जीवन की बात हो, सब में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ तक देवताओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए आपको ऋग्वैदिक काल अलग और उत्तर वैदिक काल अलग अलग पढ़ना चाहिए। तो इन दोनों को ध्यान रखना है। तो ऋग्वैदिक काल अलग होगा, उत्तर वैदिक काल अलग होगा। इसमें बात करें तो 1500 से लेके आपका 1000 ईसा पूर्व की तक, पूर्व तक चर्चा होती है, ईसा पूर्व। और यहाँ पे बात करें तो 1000 से लेके आपका जो है 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व तक बात होती है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रचना किसकी हुई, तो यहाँ पे ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की रचना हुई, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, अथर्ववेद
की रचना हुई किसमें? आपका उत्तर वैदिक काल में रचना हुई। हालांकि आपको ध्यान रखना है, उत्तर वैदिक काल में तमाम अन्य ग्रंथों की भी रचना हुई, लेकिन यहाँ पे वैदिक शब्द जुड़ा हुआ है और वेद हमारे 4 ही हैं, इसलिए हम यहाँ सिर्फ 4 को लिख रहे हैं। बाकी अगर देखें तो उत्तर वैदिक काल में अन्य ग्रंथों की भी रचना हुई है, लेकिन वैदिक शब्द आपका स्पष्ट करता है वेद से, और वेद हमारे सिर्फ 4 है। तो एक एक करके सभी वेदों पर चर्चा हमारी चलेगी, बहुत डिटेल में हम इसको टॉपिक को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वैदिक संस्कृति का लेख है इस टॉपिक के अंतर्गत जो सिलेबस में दिया गया है। तो इसको हम बहुत गहनता के साथ बहुत अच्छे से इसको आपको कंप्लीट करेंगे, बस आप लोगों का सहयोग निरंतर बना रहे। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन तीनों की रचना हुई है, और इसमें बहुत से तथ्य आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद ही आपने कभी पढ़े हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम बढ़ेंगे। तो वैदिक काल में अब हम चलेंगे और इसको ध्यान रखिएगा। और वैदिक सभ्यता का यह वर्गीकरण जो है, ये जो वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वैदिक सभ्यता का यह वर्गीकरण, वैदिक सभ्यता नोट डाल के लिख सकते हैं, वैदिक सभ्यता का यह वर्गीकरण जो है वह विंटर नित्य द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? विंटर नित्य द्वारा किया गया है। विंटर नित्य द्वारा किया गया है। वैदिक सभ्यता का यह वर्गीकरण विंटर नित्य द्वारा किया गया है। नोट डाल के लिख सकते हैं। अब हम वैदिक काल के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी की बात करें, तो वैदिक काल में संपूर्ण जानकारी आपका जो वैदिक साहित्यों से मिलती है। तो वैदिक साहित्य, अब एक एक करके वैदिक साहित्य पर हमारी चर्चा चलेगी। तो अभी तक इतना मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैदिक साहित्य पे हमारी चर्चा होगी। अब एक एक करके इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं, और आपको नोट बना के चलते रहना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आपको इम्पोर्टेंट है, इतनी बातें ध्यान रखनी है। यहीं से क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, उसके लिए यह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बनाते चलिए। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। निश्चित है हमारा जो टारगेट है वह 99+ परसेंटाइल लाना है, और जुड़े रहिए। आपको संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा, जरूर करवाया जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आप चलिए, क्योंकि मैथ आपको ध्यान रखना, उसे पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के आधार पे ही आपको वहाँ पे नंबर मिलेंगे। और इस जो अभी तो फिलहाल इसका यूपीटीपीएससी पेट का फॉर्म चल रहा है। जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा हो, 17 तारीख लास्ट डेट है, उसको अवश्य भर देना है, क्योंकि अभी कोई आगे चल के किसी भी एग्जाम मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोई किसी कट ऑफ का अनुमान नहीं कर सकता। कहीं 10 नंबर कट ऑफ जा रही है, कहीं 69 नंबर जा रही है, कहीं 13 नंबर जा रही है, कहीं 49 नंबर जा रही है। तो आपको इतना करना है कि पेपर जरूर देना है। पेपर क्यों जरूर देना है? क्योंकि आप कोई गवर्नमेंट जॉब जो यूपीटीपीएससी आयोग के द्वारा निकाला जाता है, अगर आपने यूपीटीपीएससी पेट नहीं दिया है तो उस फॉर्म को ही नहीं भर पाएंगे आप, यानी फॉर्म के लिए ही एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्म के लिए। बाकी तो मेंस परीक्षा की तो बात छोड़िए, आप फॉर्म ही नहीं भर सकते अगर आपने यूपीटीपीएससी पेट एग्जाम नहीं दिया है। तो आपको यूपीटीपीएससी पेट एग्जाम का फॉर्म, ये फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है, तैयारी में हमारे साथ जुड़े रहना है। तो अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वैदिक सभ्यता को मैंने कैटेगराइज कर लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने वहाँ पे यहाँ पे डिस्कस कर ली है, बोगस कोई अभिलेख को देख लिया है। और समय काल आपको ध्यान रखना है, दोनों का वैदिक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। इन दोनों जो वैदिक सभ्यता का वर्गीकरण है वह विंटर नित्य के द्वारा किया गया है। नाम बहुत ही जो है अच्छा नाम है, तो इसको ध्यान रखना है। और अब आगे की चर्चा हम वैदिक साहित्यों पर करेंगे, और एक एक करके सभी वैदिक ग्रंथों, साथ साथ में आपका ब्राह्मण ग्रंथ, सब मतलब जितने भी वेद हैं, उपवेद हैं, वेदांग हैं, सबकी चर्चा एक एक करके हम करेंगे। तो आज की हम चर्चा को यही करेंगे समाप्त। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास पसंद आए तो आप दोस्तों सहपाठियों के साथ इसको शेयर करिएगा।
और जो भाई बहन चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है भाई, बिल्कुल नहीं भूलना है। आप लोगों का समर्थन रहेगा तो कंप्लीट सिलेबस आपको बहुत ही अच्छे से करवाया जाएगा। तो जैसा भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।